हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेट्स। सेट्स इज बेसिकली अ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। ठीक है, अब ये वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंक्ट कलेक्शन क्या होती है, इसको अच्छे से समझते हैं। मेरी ये सजेशन है कि आप ईयरफोन लगा के फ़ोन सामने रख दीजिए और नोटबुक और पेन हाथ में पकड़ लीजिए ताकि आपका मेन फोकस इसके ऊपर बना रहे। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने बात की किसकी, कलेक्शन की। कलेक्शन क्या हो गया, जब हम किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की थिंग्स को एक जगह पे कलेक्ट कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्शन। जैसे ये एक मार्कर है, ये किसी एक कंपनी का मार्कर होगा। अगर मैं नंबर ऑफ कंपनीज के मार्कर को लाकर एक जगह पे रख देता हूँ, एक जगह पे कलेक्ट कर देता हूँ, उसे क्या कहा जाता है, एक कलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे 52 प्लेइंग जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, एक डेक होता है ना 52 प्लेइंग कार्ड्स का, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे ये मैंने मार्कर्स को कलेक्ट किया था, ठीक है, उस कलेक्शन के बीच में अगर मैं एक पेंसिल ऐड कर देता हूँ और एक इरेजर भी डाल देता हूँ, उसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि दैट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मार्कर्स। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या भी आ जाता है, पेंसिल भी आ जाती है, इरेजर भी आ जाता है। तो कलेक्शन बेसिकली क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को जो फॉलो करती हैं थिंग्स, उनकी जब हम कलेक्शन लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, कलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कंसीडर कर लेते हैं, कुछ कलेक्शन ऐसे ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, आपकी क्लास के जितने भी बॉयज़ होंगे उनकी क्या ले ली मैंने, एक कलेक्शन ले ली है। ठीक है, दैट इज आल्सो ए कलेक्शन। ठीक है, और भी बड़ी सारी कलेक्शन होंगी, जैसे मैं ले लेता हूँ ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन योर क्लास। टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास के जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे उनकी मैंने क्या ले ली, एक कलेक्शन ले ली। इसी तरह से और भी बड़ी सारी कलेक्शन हो सकती हैं। ठीक है, देखो ये दो एग्जांपल्स जो मैंने ली हैं इसको ध्यान से समझेंगे। जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है वो ये कह रही है कि जितने भी बॉयज़ होंगे आपकी क्लास के, मतलब कि अगर मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ, बताओ ये कलेक्शन में क्या क्या मेंबर्स आएंगे। ठीक है, ये पूरी कलेक्शन मेरे को बनाकर दो कि इसमें क्या क्या मेंबर्स होंगे। आप क्या करोगे, अपनी क्लास में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को चूज़ करोगे, फिर देखोगे क्या वो बॉय है या वो गर्ल है। ठीक है, अगर वो बॉय होगा तो वो इस कलेक्शन के अंदर लाई करेगा, अगर वो गर्ल होगी तो वो इस कलेक्शन के अंदर लाई नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, आपकी क्लास के जितने भी बॉयज़ होंगे ये उसकी क्या है, कलेक्शन है। इसमें सिर्फ बॉयज़ आएंगे, गर्ल्स नहीं आएंगी। तो क्या यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आई आपको? अगर मैंने आपको बोला कि इसके मेंबर्स बताओ कौन कौन से आएंगे, आपने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को चूज़ किया, तो आप श्योरली मेरे को ये बता सकते हो कि वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बॉय होगा तो ऑब्वियसली वो इसमें आएगा, अगर वो गर्ल होगी तो ऑब्वियसली इसमें नहीं आएगी। यहाँ पे कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। बट जब हम इस कलेक्शन की बात करेंगे, ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अब देखना इसको ध्यान से। सपोज करो आप एक स्टूडेंट को चूज़ कर रहे हो और वो स्टूडेंट आपका फ्रेंड है। ठीक है, अब आपकी नज़र में वो जो फ्रेंड होगा वो क्या होगा, टैलेंटेड होगा। ठीक है, आपका जो फ्रेंड है वो क्या होगा, टैलेंटेड होगा, और आप कहोगे कि वो कहाँ पे लाई करेगा, इस कलेक्शन के अंदर लाई करेगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ भाई, आपने मुझे बताया कि वो स्टूडेंट इस कलेक्शन के अंदर लाई कर रहा है, तो क्या ऐसे रीजंस होंगे जिस वजह से आप मेरे को ये कह रहे हैं कि वो इसके अंदर लाई कर रहा है? आप ये कहोगे सर वो टैलेंटेड स्टूडेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और मुझे पता है उसके बारे में, वो टैलेंटेड स्टूडेंट है। बट एट द सेम टाइम एक थर्ड पर्सन वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि यार ये कहाँ से इंटेलिजेंट है, ये कहाँ से टैलेंटेड, आप ये कह सकते हो, इसके ना मार्क्स अच्छे होते हैं, ना ये पढ़ने में अच्छा है, ना ही इसमें कोई और टैलेंट है, आप कैसे कह सकते हो कि वो टैलेंटेड है? तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, एक स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट की नज़र में वो टैलेंटेड हो सकता है, बट अदर्स की नज़रों में वो क्या हो सकता है, टैलेंटेड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये पर्सन ये कह रहा था कि वो जो उसका फ्रेंड है वो यहाँ पे आएगा, बट एक थर्ड स्टूडेंट जो खड़ा हुआ था वो ये कह रहा था कि ये यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि ये टैलेंटेड है ही नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये जो वर्ड्स आते हैं ना, क्वालिटी वर्ड्स, जैसे टैलेंटेड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, वंडरफुल हो गया, ये जो क्वालिटी वर्ड्स होते हैं ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि ये टैलेंटेड है कि नहीं है। हो सकता है कि जैसे जो टीम प्लेयर हैं, क्रिकेट टीम प्लेयर्स हैं, कुछ हो सकते हैं कि मेरी नज़रों में अच्छे होंगे टीम प्लेयर। ठीक है, जैसे विराट कोहली। ठीक है, सपोज कर लो वो मेरी नज़र में अच्छा है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबकी नज़र में विराट कोहली ही सही प्लेयर होगा। ठीक है,
किसी का फेवरेट MS धोनी भी हो सकता है, ठीक है, बड़े सारे हो सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूज़न आ जाती है, एम्बिग्यूटी आ जाती है। अब यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न आई, क्या वो पर्टिकुलर स्टूडेंट इसमें आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते हैं, मतलब इस सेट को, इस कलेक्शन को हम पूरा प्रॉपरली डिफाइन नहीं कह सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। बट अगर इस कलेक्शन की बात आ जाती है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपने मुझे डेफिनेटली ये बता दिया कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट इसमें आएगा कि नहीं आएगा, तो दैट इज, ये वाली जो कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। बट जब इस कलेक्शन की बात आई, ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे क्या आ रही है, एम्बिग्यूटी आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है। तो ऐसी कलेक्शन जहाँ पे कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, जहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि वो मेंबर इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी कलेक्शन को क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सेट इज बेसिकली क्या होगा, अ वेल डिफाइंड, a well defined and well distinct collection of objects is known as set, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, collection of objects is known as set। आई होप आपको ये थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। देखो यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स यूज किए, एक वर्ड है वेल डिफाइंड और एक वर्ड कौन सा आ गया, वेल डिस्टिंक्ट। कलेक्शन से तो आप समझ गए हो कि कलेक्शन क्या होती है। अब हमने कौन सी वाली कलेक्शन लेनी है, जो वेल डिफाइंड हो और वेल डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। वेल डिफाइंड का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया कि वेल डिफाइंड क्या हो गया, कि उसको प्रॉपर्ली आप डिफाइन कर पा रहे हो, वहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं आ रही है। जैसे अगर एक ऐसी कलेक्शन है, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इसके मेंबर्स बताओ। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि नेचुरल नंबर अप टू 10, मतलब 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उसकी मेरे को कलेक्शन ला के दो, ठीक है। आप क्या दोगे सर, उसमें आएगा 1 2 3 4 so on to 10, ठीक है, 10 तक आएगा। अगर मैं उसी टाइम आपके किसी फ्रेंड को बोलता हूँ कि भाई मेरे को सेम कलेक्शन बना कर दो, वो भी क्या बना कर देगा आपको, 1 2 3 4 5 so on to 10 तक बना के देगा। मतलब दोनों ने मेरे को सेम कलेक्शन बना के दे दी। इसको मैं क्या कहूँगा, वेल डिफाइंड, मतलब जो हर एक पर्सन इक्वली डिफाइन कर रहा है, मतलब हर एक पर्सन सेम डेफिनेशन दे रहा है उस सेट की, उसको मैं क्या कहूँगा, वेल डिफाइंड कहूँगा। बट अगर इसी टाइम मैं आपको ऐसी कलेक्शन बोलता हूँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को जितने भी आपके फेवरेट क्रिकेट टीम प्लेयर्स हैं उनकी कलेक्शन बना कर दो, ठीक है। आप सपोज कर लो बीच में रख देते हो विराट कोहली, ठीक है, MS धोनी या और कोई भी जितने प्लेयर्स होंगे आप मेरे को दे दोगे, कलेक्शन बनाकर दे दी। आपके किसी में फ्रेंड को बोलता हूँ कि मेरे को सेम कलेक्शन दो, क्या उसकी कलेक्शन और आपकी कलेक्शन सेम होगी, नहीं होगी। तो इसको हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, ठीक है। तो इसको हम सेट नहीं कह सकते हैं। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट। अब ये वेल डिस्टिंक्ट क्या है, वेल डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया कि सेट का, उस कलेक्शन का एक मेंबर दूसरे मेंबर से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वहाँ पे कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, प्लेयर्स जो उसके मेंबर्स होंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए, दैट इज देयर इज नो रेपिटेशन, ठीक है। तो वेल डिफाइंड और वेल डिस्टिंक्ट कलेक्शन जो होती है ऑब्जेक्ट्स की, उसे क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है, ठीक है। और जो सेट के जो मेंबर्स होते हैं, जो इसके अंदर मेंबर्स लाई करेंगे, उसको क्या कहा जाता है, या तो उसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और अगर मैथमेटिक्स में चले जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ठीक है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो था इसकी डेफिनेशन, आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। लेकिन ये तो था सारा थ्योरी पोर्शन। मैथमेटिक्स में तो हम फॉर्मूले वगैरह यूज करेंगे ना, बट ये सारा थ्योरी पोर्शन है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इस कलेक्शन को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, उसी को क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या वेज हैं जिससे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। देखो अब सेट को लिखने के दो वेज होते हैं, क्या क्या वेज होते हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जिसे हम क्या भी कहते हैं, टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, टैबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है, आर। और एक कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म,
सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, देखो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड और वेल डिस्टिंक्ट कलेक्शन जो होती है ऑब्जेक्ट्स की, उसे क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से, जैसे आपसे मैं एक सेट बनाने को कहता हूँ, आपके किसी फ्रेंड से कहता हूँ या किसी और स्टूडेंट से मैं बोलता हूँ कि ये सेट मेरे को बना कर दो, अगर सभी का सेट मैच करता है, मतलब सब सेम डेफिनेशन देते हैं उस सेट की, उसको मैं क्या कहूँगा कि वो वेल डिफाइंड है, मतलब सब उसको सेम ही डेफिनेशन दे रहे हैं। और वेल डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया कि अगर उसके मेंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी रेपिटेशन नहीं है, ऐसी कलेक्शन को क्या कहा जाता है, ऐसी कलेक्शन को क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होती है इसकी रोस्टर फॉर्म होती है या फिर टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं हम, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखो रोस्टर फॉर्म, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म या तो इसको क्या कहा था मैंने, टैबुलर फॉर्म। ठीक है, अब देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ये कहती है कि सबसे पहले आपने सेट को क्या देना है, एक नाम देना है, उसकी एक नेमिंग करनी है। ठीक है, उसकी एक नेमिंग करनी है। जो सेट्स होते हैं उसको किसके साथ डिनोट किया जाता है, मतलब किसके साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ उसको डिनोट किया जाता है, ABCD सो ऑन टू। ठीक है, तो ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं इसके साथ हमेशा सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना, जो सेट होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उसको हमेशा स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है बताने के लिए। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है, स्मॉल लेटर्स के साथ मिल जाता है, तो आपको देख के पता लग जाएगा कि वो क्या है, एलिमेंट है। बट अगर आपको कैपिटल लेटर्स में मिलता है कहीं लिखा हुआ, तो वो आपको पता चल जाएगा वो क्या है, सेट है। तो ये दोनों की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर देना है, उसको एक नेमिंग दे देनी है। जैसे सपोज कर लो मैं सेट को डिनोट कर देता हूँ किसके साथ, ए, कैपिटल लेटर ए के साथ मैंने इसको डिनोट कर दिया। आगे मैं क्या दूंगा, इसकी डेफिनेशन दूंगा, इक्वल टू, देखो ये क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म ये कहता है कि हमने इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी हमने क्या करनी होती है, लिस्टिंग करनी होती है। जैसे आपको कह दिया, आप एक लिस्ट बना कर दो मेरे को, जितने भी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी के नाम की मेरे को क्या बना के दो, लिस्ट बना के दो। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक स्टूडेंट का नाम लिखोगे, फिर उसके आगे कॉमा डालोगे, फिर सेकंड स्टूडेंट का नाम लिखोगे, फिर कॉमा डालोगे, फिर इस तरह से आप क्या लिखोगे, एक उसकी क्या बनाओगे, लिस्टिंग बनाओगे। तो ये भी वही कहता है, रोस्टर फॉर्म ये कहती है आपने जो सेट होगा उसको किस फॉर्म में लिखना है, उसकी एलिमेंट्स की आपने क्या बनानी है, लिस्टिंग बनानी है। जैसे सपोज कर लो मैंने क्या कहा, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट किया जाता है। इसका एक एलिमेंट आ जाता है A1, एक एलिमेंट आ गया A2, थर्ड एलिमेंट आ गया A3, ठीक है, A4, इस तरह से बड़े सारे एलिमेंट्स होंगे। आगे हम क्या डाल देते हैं, सो ऑन टू। ये देखो 3 डॉट्स डालेंगे। 3 डॉट्स का क्या मतलब हो गया, सो ऑन टू, मतलब इससे ये एज्यूम किया जाता है कि जो पढ़ने वाला है उसको आगे का पैटर्न पता है, आगे के एलिमेंट्स पता है। हम आपको 2-4 एलिमेंट्स दे देते हैं, आगे के एलिमेंट्स आप खुद निकाल दी, आपको पता होंगे कि आगे के एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, ये आ गया सो ऑन टू। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स लिखे इनको हम सेपरेट करेंगे किसके साथ, कॉमा के साथ। बीच में हम क्या डाल देंगे, इसके कॉमा डाल देंगे। फिर ये जो आपने लिस्ट बनाई है एलिमेंट्स की, इसको हमने क्या करना है, एनक्लोज कर देना है किसके साथ, कर्ली ब्रेसिस के अंदर। ठीक है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर क्या कर देना है, इसको एनक्लोज कर देना। ये कहता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ये कहती है कि सेट जो होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको मैथमेटिकली लिखेंगे। सबसे पहले हमने सेट का नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करेंगे। उसके बाद उसकी हमने डेफिनेशन, उसको डिफाइन करना है। अब किस तरह से डिफाइन करना है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स के साथ, फिर उनको एलिमेंट्स को जो है वो कॉमास के साथ हमने सेपरेट करना है, और जो सभी पूरी कलेक्शन होगी उसको एनक्लोज कर देना है किसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जैसे एग्जांपल सपोज कर लो आपके पास सेट कौन सा है जिसमें एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 आ रहे हैं। ठीक है, उसको मैं सपोज कर लो बी के साथ डिनोट कर देता हूँ। तो आपको मैंने वर्बली बताया, मैंने आपको सिर्फ बोला कि एक सेट बनाओ जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 होंगे। आप कैसे लिखोगे इसको, b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। इसके बीच में क्या डाल दोगे, कॉमा। इसको सेपरेट करने के लिए क्या डाल दिया, इसके बीच में
कॉमा डाल दिया और पूरी कलेक्शन को किसके अंदर एनक्लोज कर दिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर दिया। तो दैट इज ए रोस्टर फॉर्म ऑफ किसकी, सेट की, ठीक है, एक सेट को रिप्रेजेंट करने का वे। और भी एग्जांपल्स हैं, ये क्या आ गया, फाइनाइट सेट आ गया, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। बट ये देखो यहाँ पे क्या थे, 5 एलिमेंट है, सपोज कर लो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अब सभी एलिमेंट्स को थोड़ी ना हम लिखेंगे, तो जैसे सी सेट 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, आगे भी बड़े सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है 1 2 3, आगे बड़े सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब सभी को हम लिखेंगे थोड़ी ना, उसको क्या डाल देते हैं हम, कॉमा, आगे 3 डॉट्स डाल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सो ऑन टू, मतलब यही पैटर्न आगे भी फॉलो होता रहेगा, ठीक है। ये होती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको रोस्टर फॉर्म क्लियर हुई होगी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, रोस्टर फॉर्म ये कहती है सबसे पहले हमने सेट की क्या करनी होती है, नेमिंग करनी होती है, उसको कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी लिस्टिंग बनानी होती है, मतलब उनको हमने ऐसे लिख दिया A1 A2 so on to ऐसे लिख दिया, ठीक है। और फिर जो एलिमेंट्स आपने लिखे होंगे उनको आपने सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमा, ठीक है। और फिर जो पूरी कलेक्शन होगी उसको किसके अंदर लिख देना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देना है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली लिस्ट बनाते हो, मैंने आपको कह दिया कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी आप एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो वैसे आपने क्या करनी है, इसकी लिस्टिंग बनानी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, जैसे एक सेट है उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, उसको इस तरह से लिखेंगे। अगर आपके पास बड़े सारे एलिमेंट हैं जिनको आप लिस्टिंग में नहीं लिख सकते हो, तो उसको हम क्या लिख देंगे, पहले कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे जो उसका पैटर्न बता देंगे कि इस पैटर्न में जो है वो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आगे सो ऑन टू करके आगे के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, देखो यहां तक तो आपको ये लग रहा होगा कि यार सेट को हमने लिखना ही तो है, सेट को लिख दिया हमने रोस्टर फॉर्म में, अब सेट बिल्डर फॉर्म की क्या जरूरत पड़ी, और सेट बिल्डर फॉर्म है क्या, और कौन सा वे हो सकता है सेट को लिखने का। देखो रोस्टर फॉर्म में एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम है वो, ध्यान से देखना। देखो अगर आपके पास फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आप लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, सपोज कर लो मैंने आपको बोल दिया नेचुरल नंबर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक आपने लिख दिए। आपको मैं 100 दे देता हूँ, 1000 दे देता हूँ, मतलब फाइनाइट अगर आपको मैं नंबर्स दे देता हूँ, आप उसको क्या कर सकते हो, लिस्टिंग की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं आपको इनफाइनाइट सेट दे देता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट दे देता हूँ, आप उसको कैसे लिखोगे लिस्टिंग की फॉर्म में, ठीक है। नो डाउट मैंने आपको अभी उनको लिखने का भी वे बताया, कैसे, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, इनफाइनाइट हैं, आप उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, कुछ एलिमेंट्स लिखे, उसके आगे क्या कर दिया आपने, सो ऑन टू, ठीक है। जैसे इवन नंबर का सेट है 2 4 6 8, आगे क्या आ गया, सो ऑन टू। ऑड नंबर्स का सेट है, ऑड नंबर्स के आगे 1 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके आगे क्या आ गया, सो ऑन टू। देखो अब कोई थर्ड पर्सन आता है, वो अगर इन कलेक्शन को रीड करेगा, इसको रीड आउट करेगा, वो क्या देखेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे +1 करके क्या आ गया 2, +1 करके क्या आ गया 3, +1 करके क्या आ गया 4, तो इसके आगे के एलिमेंट्स क्या होंगे 5 6 7, मतलब वो क्या करेगा, इन 4 एलिमेंट्स को रीड आउट करके आगे वाले एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। वैसे ही इस कलेक्शन के अंदर, इस कलेक्शन में क्या होगा, वो पहले देखेगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आ गया 4, मतलब इसमें +2 किया तो 4 आ गया, इसमें +2 किया तो 6 आ गया, इसमें +2 किया तो 8 आ गया, इसमें +2 करेंगे तो आगे के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें भी देखा उसने, इसमें 1 में 2 ऐड किया तो 3 आ गया, इसमें 2 ऐड किया तो 5 आ गया, इस तरह से आगे के एलिमेंट्स उसने निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे तो एलिमेंट्स वो आगे के निकाल सकता है, बट मैं कुछ इस तरह के आपको दे देता हूँ, जैसे 1 5, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 25, उसके बाद 50, ठीक है, इस तरह से दे दिया। अब मेरे को बताओ, जब थर्ड पर्सन इसको रीड आउट करेगा, वो देखेगा 1, इसके बाद 5, अरे इसके बाद सीधे 10 पहुंच गया, इसके बाद 10 के बाद 50 नहीं, सीधे 25 पहुंच गया, 25 के बाद सीधे 50 पहुंच गया, तो इसके आगे के एलिमेंट्स कैसे निकालेगा, आपको पता चलेगा इसके आगे एलिमेंट क्या आएगा, नहीं पता चलेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, किसमें, इसका पैटर्न फाइंड आउट करने में, ठीक है। अब वो भी गारंटी नहीं है कि आपको इसमें पैटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि पीछे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आगे वही पैटर्न लगेगा।
आपको कोई गारंटी नहीं है कि इसमें पैटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे के एलिमेंट्स आप कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे ना। तो ये ड्रॉबैक है एक किसका, रोस्टर फॉर्म का एक ड्रॉबैक है, ठीक है। ऐसे केस में इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, अगर ये कलेक्शन ये लिस्टिंग देने के बजाय अगर हमें कोई पैटर्न ही बता के दे दे, मतलब जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था पैटर्न फाइंड आउट करने में, अगर वो कोई हमें पहले से ही बताकर दे दे, क्या हमें कोई प्रॉब्लम आएगी इसको सेट को फाइंड आउट करने में? नहीं आएगी ना। अगर ये लिस्टिंग की जगह पे कोई हमें प्रॉपर्टी दे देता है, इसकी कोई पैटर्न बता दे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सेट को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म तभी जो है वो यूजफुल है इसके लिए, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है, सबसे पहले कोई सेट को हम डिनोट करेंगे क्या, अल्फाबेट्स के साथ। सपोज कर लो मैंने ए के साथ डिनोट कर दिया, उसके बाद डेफिनेशन इसमें भी क्या आ जाती है, कर्ली ब्रेसेस आ जाएगी पूरी। इसको हम कलेक्शन को एनक्लोज करते हैं किसके साथ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब ध्यान से समझना, हम इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट्स की हम लिस्टिंग नहीं बनाएंगे, मतलब उनको लिस्ट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हम क्या कर देते हैं, जो एलिमेंट होता है उसको किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ डिनोट कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल के साथ डिनोट कर दिया, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, सपोज कर लो स्मॉल एक्स, ठीक है, उसको नाम दे दिया। उसके आगे हम क्या डालते हैं, सेमीकोलन। इसका क्या मीनिंग होता है, ध्यान से समझना, सच दैट। इसका क्या मीनिंग हो गया, सच दैट। यहाँ पे क्या आ गया, ए इक्वल्स टू, एलिमेंट को हमने डिनोट कर दिया एक्स के साथ, आगे हम क्या बता रहे हैं, सच दैट, मतलब ये एलिमेंट होगा इस तरह से। सच दैट का मतलब क्या हो गया, इस तरह से। आगे हम क्या देंगे, उसकी कोई एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया कि ए के अंदर जो मेंबर आएंगे वो क्या होगा, एक्स, इस तरह से, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसकी क्या दे दी, आगे प्रॉपर्टी दे दी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली क्या आता है, सबसे पहले हम जो एलिमेंट होता है उसको डिनोट करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन डालते हैं, किसी किसी केस में सेमीकोलन की जगह पे ये डैश भी डाली होती है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, सच दैट, ठीक है। इस तरह से लिखा होता है एक्स, आगे डैश डाल के फिर लिखा होता है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या आ गया, नेचुरल नंबर। यहां तक क्लियर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। जैसे इसकी जगह पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए रैशनल नंबर, एक्स इज ए इरैशनल नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स इज कंपोजिट नंबर, या फिर कोई भी ऐसे दे सकता हूँ। आपको पैटर्न दे देता हूँ मैं, आपको मैं ऐसे बोल देता हूँ कि एक्स किसके इक्वल है, n/2, ठीक है। यहाँ पे जो n है वो किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5 6। ये पैटर्न तो आप बता सकते हो ना, जो पैटर्न मुश्किल होते हैं वही नहीं बता सकते हो, बट ये नेचुरल नंबर का पैटर्न है, ये तो आप बता सकते हो, ठीक है। आपको मैंने n = 1 2 3 4 ये दे दिए, ठीक है। अब देखो 1 इसमें डालोगे 1/2, तो पहला मेंबर क्या आ जाएगा इसका, 1/2। सेकंड 2 डालोगे 2/2, 1, तो सेकंड मेंबर इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 डालोगे 3/2, तो थर्ड मेंबर इसका क्या आ जाएगा, 3/2। तो इस तरह से मैं आगे कोई भी प्रॉपर्टी देके आपको बता सकता हूँ। तो ये क्या होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके आगे कुछ एग्जांपल्स देते हैं इसकी, ठीक है। आप क्या करो, फोन सामने रख दो, ठीक है, और एक पेन और नोटबुक ले लो, ठीक है। देखो मैं आपको कुछ सेट्स देता हूँ, आपको कुछ सेट ऐसे ही बताता हूँ, मुझे बताना क्या ये सेट है कि नहीं है। सबसे जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल अगर हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, ठीक है। एक साल के अंदर जितने भी मंथ आते हैं वो जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, जितने भी मंथ जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन सा होगा, जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा, ठीक है। यही 3 होंगे जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस कलेक्शन को क्या हम सेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमें ये बताना है। देखो सेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी, सेट की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट कहते हैं। क्या ये वेल डिफाइंड है? देखो अगर मैं सेम कलेक्शन आपको बनाने के लिए बोल देता हूँ, आप मेरे को क्या रिटर्न करोगे, जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, ठीक है। आपके किसी और फ्रेंड को मैं बोल देता हूँ, क्या वो मेरे को क्या रिटर्न करेगा, जनवरी, जून एंड जुलाई, यही देगा। और किसी फ्रेंड को बोल देता हूँ, वो भी सेम मेरे को डेफिनेशन देगा सेट की। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इस सेट की, इस कलेक्शन की डेफिनेशन सभी के सभी स्टूडेंट्स मेरे को सेम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, वेल डिफाइंड आ गया। इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। जैसे
सपोज कर लो मैं एक मंथ चूज कर लेता हूँ फरवरी। अब मुझे पता है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से स्टार्ट हो रहा है, जे से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही, तो मैं डायरेक्टली इसको क्या कर सकता हूँ, वहाँ से नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कि ये उसका मेंबर नहीं होगा। मार्च होगा, जैसे मार्च मैं डेफिनेटली ये बता सकता हूँ कि ये इसका मेंबर नहीं होगा, इस कलेक्शन का मेंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं आ रही है। ऐसी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसको ध्यान से देखना, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बोले हैं, यहाँ पे वर्ड कौन सा आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना क्वालिटी वर्ड्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं टैलेंटेड, ठीक है, टैलेंटेड। अब देखो टैलेंटेड क्या है, कुछ जैसे कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कोई राइटर टैलेंटेड हो सकता है, कुछ के अकॉर्डिंग कोई और टैलेंटेड हो सकता है। जैसे मैंने आपको कोई फेवरेट क्रिकेट टीम प्लेयर्स की बात कही थी, ठीक है, कुछ के अकॉर्डिंग कुछ प्लेयर्स टैलेंटेड हो सकते हैं और कुछ और के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, कोई और प्लेयर्स जो है वो टैलेंटेड हो सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया के जितने भी टैलेंटेड राइटर्स हैं उनकी आपने क्या बनानी है, कलेक्शन बनानी है। अगर मैं आपको बोल देता हूँ ये कलेक्शन बनाने के लिए, सपोज कर लो अगर आप कुछ राइटर्स का उसमें नाम लिख देते हो जो आपके अकॉर्डिंग टैलेंटेड होंगे, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड को मैं बोल देता हूँ कि मेरे को ये कलेक्शन बना कर दो, क्या वो सेम कलेक्शन बनाएगा जो आपकी कलेक्शन होगी, नहीं बनाएगा ना, क्योंकि वो तो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा जो उसके अकॉर्डिंग टैलेंटेड होंगे। तो यहाँ पे क्या आ रही है, एम्बिग्यूटी आ रही है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग सेम डेफिनेशन नहीं आ रही है सेट की। तो ऐसी जो कलेक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ये सेट नहीं है। तो जहाँ पे भी क्वालिटी वर्ड्स आते हैं वो क्या नहीं होती, हमारी सेट नहीं होता है। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी बताया था, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सेट बन जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है, सभी को पता है इसमें कौन कौन सा आएगा, 1 2 3 so on to 99 तक आएंगे, इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसको ध्यान से समझना, इसने बोला है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स हैं उनकी आपने कलेक्शन बनानी है। क्या ये सेट होगा, यस इट इज अ सेट। क्यों, देखो उसने नॉवेल्स बोला है, उसने ये तो नहीं बोला कि बेस्ट नॉवेल्स या जो उसको आपके अकॉर्डिंग जो अच्छे नॉवेल्स होंगे, उसने ये कुछ नहीं बोला, उसने सिंपल ये बोला है जितने भी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं उनकी कलेक्शन आपने बनानी। तो क्या होगा, सिंपली मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे उनका एक रिकॉर्ड होगा, वो जो कलेक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, क्योंकि सभी तो उसको सेम ही डेफिनेशन देंगे ना उसकी, किसी के अकॉर्डिंग। इसमें ये तो नहीं है कि आप बेस्ट नॉवेल्स बताओ उसके, ठीक है, अगर बेस्ट वर्ड बीच में होता तो ये कलेक्शन सेट नहीं होती, बट दिस इज ए सेट, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी सारी कलेक्शंस आ जाती हैं जिसको आप बता सकते हो ये सेट है कि नहीं है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके आगे की वीडियोस में हम बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी, रोस्टर फॉर्म पढ़ी, उसको मैंने ऊपर से बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको अच्छे से रीड आउट करेंगे और अच्छे से बताएंगे कि कैसे हम एक रोस्टर फॉर्म दी हो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बड़े सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच। इसके आगे की वीडियोज़ में मैं आगे का जो लेक्चर होगा वो कंटिन्यू करूँगा, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।